हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 2020 पार्ट 2 हायर एजुकेशन के बारे में है। हायर एजुकेशन का जो उद्देश्य है नेशनल पॉलिसी का, रिवैम्प द हायर एजुकेशन सिस्टम, create world-class multidisciplinary higher education institutions across the country, increase gross enrollment ratio to at least 50% by 2035। यानी कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में बहु अनुशासनात्मक यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थापित करना है और वर्ष 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को कम से कम 50% तक बढ़ाना है। हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अ न्यू फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ये भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नई और भविष्योन्मुखी दूरदृष्टि है। किसी भी देश के आर्थिक विकास और सस्टेनेबल लाइवलीहुड या बात करें तो आजीविका के सतत उपार्जन में उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और हमारा भारत एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ज्ञान से परिपूर्ण समाज बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके लिए इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में समायोजन, सुधार एवं जोश की बहुत आवश्यकता है, जिसमें विद्यार्थी मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी कर सके, जिससे कि उसे साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ क्यूरियस, मोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी कि अपनी संवैधानिक मूल्यों को मानने वाला भी बनाया जा सके। इस पॉलिसी में मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी के साथ साथ 21st सेंचुरी स्किल डेवलपमेंट की भी बात कही गई है, जिससे विद्यार्थी केवल पहली जॉब के ही लिए नहीं कैपेबल होंगे, बल्कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लाइफ टाइम जितनी भी फ्यूचर जॉब्स होंगी उनके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। परंतु अभी भी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट हायर एजुकेशन सिस्टम के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले a severely fragmented higher educational ecosystem with more than 50,000 higher education institutions, a large proportion of which offer only a single program and have fewer than 100 students। तो वर्तमान में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो हायर एजुकेशन की फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ ये दर्शाते हैं कि वो कॉलेजेस एक ही प्रोग्राम चला रहे हैं। इनकी संख्या लगभग 40% के आसपास है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मल्टीडिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करते और जिनमें विद्यार्थियों की संख्या भी 100 से कम है। दूसरी अगर बात करें, रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स विद टू मच अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नैरो एरियाज ऑफ स्टडी, यानी कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था ने विषयों और क्षेत्रों की ऐसी कठोर सीमाएं तय कर दी हैं कि असल में शिक्षा है क्या, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो अभी तक इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टूडेंट्स को आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने की छूट नहीं है, जिससे एज इंडिविजुअल वो अपनी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को, इंटरेस्ट को डेवलप ही नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन स्पेशली इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एरियाज विद फ्यू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दैट टीच इन लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में हायर एजुकेशन की एक्सेस बढ़ी है, परंतु अभी भी ये युवा नागरिकों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाना है, जिसका मतलब अभी जो हमारी एनरोलमेंट रेशियो 35 मिलियन है वो 2035 तक लगभग डबल हो जाएगी। अगला पॉइंट है लैक ऑफ टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी टू इनोवेट एंड एक्सेल। अब जब शिक्षक स्वायत्तता या ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इसके अभाव में इनोवेशन या नवाचार नहीं हो पा रहा है, इसमें बहुत कमी आई है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी तक ऑटोनॉमी को हम लैक ऑफ पब्लिक फंडिंग ही मानते आए हैं, जबकि ऑटोनॉमी का अर्थ है फ्रीडम टू इनोवेट, कम्पीट और टू कोलैबोरेट, यानी हम इनोवेशन करने की हमें स्वतंत्रता हो, प्रतिस्पर्धा हो और हमें सहयोग करने की भावना हो। ये केवल पब्लिक फंडिंग तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट मैकेनिज्म्स फॉर मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडर्स,
इसमें अगर हम बात करें फैकल्टी मेंबर्स या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या लीडर के सिलेक्शंस की, या ड्यूरेशन ऑफ प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट्स या वर्टिकल मोबिलिटी की, तो कोई मेरिट बेस ही नहीं है। इसके लिए कोई प्रॉपर ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है, जो कि इनोवेशन की रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अब नेक्स्ट पॉइंट करें, ए लैक ऑफ रिसर्च एट मोस्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स। अब अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बहुत कम रिसर्चेज हो रही हैं, और ये प्रॉब्लम 2 लेवल्स पर है। पहला, एकेडमिक कम्युनिटी का रिसर्च ना करना, क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं है और इससे कंट्री में रिसर्च या इनोवेशंस नहीं हो रही हैं। दूसरा, एकेडमिक पार्ट पर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट भी नहीं है और यहाँ इनोवेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च अभी भी बहुत ही इन्फेंसी स्टेज में है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। नेक्स्ट इज सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब मौजूदा समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस और लीडरशिप बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो कि राजनीतिक और व्यवसायिक मुनाफे की बातें ही सोचते हैं, जिससे इंस्टीट्यूशन की इंटरनल प्रोसेसेस बहुत ही कमजोर या निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब a regulatory system that is not empowered to close down fake colleges while constraining excellent and innovative institutions। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, जो बिना किसी डर के चले जा रहे हैं, जबकि अच्छे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक लेवल पर अपने आप को विवश और बाधित महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि नियंत्रण की कोशिश नहीं की गई, परंतु इसका असर बहुत ही कम है। अब multifarious problems associated with large affiliating universities resulting in poor undergraduate education in large number of colleges। अब जब इन सभी पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये नीति हायर एजुकेशन में बदलाव और नए संचार के लिए कहती है, जिससे युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्ता और समान अवसर देने वाली और समावेशी उच्च शिक्षा मिल सके। तो इस नीति में बहुत सारे चेंजेस भी शामिल किए गए हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले, मूविंग टुवर्ड्स अ हायर एजुकेशनल सिस्टम consisting of large multidisciplinary universities and colleges with at least one in or near every district, and with more higher education institutions across India that offer medium of instructions or program in local or Indian languages। तो हायर एजुकेशन के बारे में इस नीति का मुख्य जोर इसे मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ट्रांसफॉर्म करने और फ्रेगमेंटेशन का एंड करना है, और इसे कल्पनाशील और लचीली पाठ्य चर्चा से स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स की क्रिएटिविटी और लाइवलीहुड दोनों के हिसाब से सक्षम बनाने में जो नई पॉलिसी है वो मदद करेगी, और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया में बात करें, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में लिबरल आर्ट्स में मल्टीडिसिप्लिनरी की लंबी परंपरा रही है, जहां पर इस तरीके के सभी कोर्सेज को एक ही जगह पर पढ़ाया जाता था। मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, इसके अंदर फैकल्टी की ऑटोनॉमी या स्वायत्तता टीचर्स को मोटिवेट करेगी अपने टीचिंग, पेडागोजी, असेसमेंट, रिसर्च, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए। और जब इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी मिलेगी तो वो बेहतर और अत्याधुनिक कार्यक्रमों को शुरू करेंगे और नया करिकुलम भी डेवलप होगा, और लोकल रिक्वायरमेंट्स और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लोगों की करियर मैनेजमेंट सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज करेगा। Then revamping curriculum, pedagogy, assessment and student support for enhanced student experiences। अब करिकुलम, पेडागोजी और असेसमेंट रट्टा मारने की मैकेनिकल प्रोसेस से दूर हो जाएंगे, और एग्जामिनेशन प्रोसेस को भी हमें चेंज करना होगा। असेसमेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही की जाएगी। इसमें इंडियन लैंग्वेजेस को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाएगा। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि वह रेगुलर प्रोग्राम के जैसे ही हो सके। और यहाँ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, फाइनेंशियल, सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी स्टूडेंट्स को देने की बात कही गई है, जिसमें विशेष रूप से वंचित या डिसएडवांटेज पर स्पेशल ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट है रीअफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पोजीशंस थ्रू merit appointments and career progression based on teaching
रिसर्च एंड सर्विस। अब फैकल्टी रिक्रूटमेंट समुचित मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत होगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगाई जाएगी। अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन मेरिट के बेसिस पर होगा, जिसमें उसकी टीचिंग, रिसर्च और सर्विस के बेसिस पर ये सारी चीजें होंगी और इसका इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशनल लीडर्स के माध्यम से ही किया जाएगा, जिससे रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके बारे में हम एक और पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये बात कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फंड आउटस्टैंडिंग पीयर रिव्यूड रिसर्च एंड टू एक्टिवली सीड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सभी विषयों में आउटस्टैंडिंग रिसर्च प्रपोजल को फंडिंग देने के लिए एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, जिसका आधार पीयर रिव्यू और सक्सेस ऑफ प्रपोजल होगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को फैसिलिटेट करेगा जहां रिसर्च अभी नेसेंट स्टेज में या इन्फेंसी स्टेज में है। एनआरएफ रिसर्चर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्री के बीच ऐसा संपर्क बनाएगा जिससे सामाजिक रूप से उपयोगी रिसर्च लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। इसके बाद बात करते हैं हम गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय हाईली क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैविंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव की सिलेक्शन जो होगी वो मेरिट बेसिस पर होगी और सरकार से कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। लाइट बट टाइट रेगुलेशन, इसके अंदर है कि कोई सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, जिसके पैरामीटर्स मिनिमल होंगे लेकिन दृढ़ता के साथ होंगे, तो फ्लेक्सिबल बट दृढ़ता के साथ, लाइट बट टाइट, जिससे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेटर्स सेम होंगे और कमर्शलाइजेशन पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन की, जिसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? वाइब्रेंट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ हाई क्वालिटी that increase capacity of higher education in India and ensure equitable access। यानी कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का लक्ष्य मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसफॉर्म होना होगा, जिसमें जहां टीचिंग और रिसर्च होगी वो रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, दूसरी ओर जहां शिक्षण कार्य किया जाएगा या ज्यादा शिक्षण कार्य होगा लेकिन रिसर्च भी होगी, उन्हें टीचिंग यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया जाएगा। और कॉलेजेस ऐसे संस्थानों में परिवर्तित होंगे जो यूनिवर्सिटी जितने बड़े तो नहीं होंगे पर हाई लेवल लर्निंग सेंटर्स होंगे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चलाएंगे। कॉलेजेस या तो फुली ऑटोनोमस होंगे या यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट होंगे, और अगर कॉलेज चाहे तो एप्रोप्रिएट एक्रेडिटेशंस के बाद ऑटोनोमस सेंटर बन सकता है। तो मेन चीज क्या है, इस पॉलिसी में 3 तरह के कॉलेजेस होंगे या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 हमारी होंगी रिसर्च यूनिवर्सिटीज, टाइप 2 होंगी टीचिंग यूनिवर्सिटीज और टाइप 3 पे हमारे कॉलेजेस आएंगे। और ये सभी इंस्टीट्यूट्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को देखते हुए फुल एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूजन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी का लक्ष्य हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 50% तक बढ़ाना है। इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा और सभी विषयों के पाठ्यक्रम जो होंगे वो सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, यानी मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसकी हम बात कर चुके हैं। जहाँ तक नए संस्थागत ढांचे के विकास की बात है, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्वयं को जिस टाइप के संस्थान में विकसित करना है उसके लिए वो एक्शन प्लान तैयार करेगा और बाद में रेगुलर डेवलपमेंट के लिए IDP यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगा और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा पब्लिक फंडिंग के लिए भी। और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपना 10 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर इन देयर स्टेट्स, यानी कि 10 साल बाद रिवीजन होगी। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये भी आजादी होगी कि वो अपने विकास और स्वयं को टाइप 1 और टाइप 2 में विकसित करने के लिए धनराशि को जुटा सकेंगे।
इसमें उनकी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और यूनिवर्सिटी की केवल एक ही डेफिनेशन होगी, वो होगी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, जो कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम कराएगी। अभी जो नाम चल रहे हैं जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी और बहुत से, ये सब समाप्त हो जाएंगे और केवल टाइप 1, 2, 3 ही हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहेंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि डिग्री देने का अधिकार जो अभी केवल यूनिवर्सिटीज के पास ही है वो बदल दिया जाएगा और ऑटोनोमस कॉलेजेस भी डिग्री देने के लिए फ्री होंगे। तो ये तो हमने बात की इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन की। इसके बाद अगर हम बात करें अभी इसमें कुछ एक पॉइंट है ट्रांसफॉर्मिंग एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का। सभी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी टाइप 1 या टाइप 2 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर हो जाएंगी और यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई भी एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होंगे। सभी ऑटोनॉमस कॉलेजेस 2032 तक ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस यानी टाइप 3 में बदल दिए जाएंगे या यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हो जाएंगे या टाइप 1 और टाइप 2 यूनिवर्सिटी में बदल दिए जाएंगे। अब जो हायर इंस्टीट्यूशंस टाइप 3 में 2032 तक नहीं बदल पाएंगे, जो एक्रेडिटेशंस पर खरे नहीं उतर पाएंगे, उनकी सुविधाओं और संसाधनों को अन्य सार्वजनिक भलाई और सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे उन संस्थानों में अडल्ट एजुकेशन सेंटर, पब्लिक लाइब्रेरीज या वोकेशनल एजुकेशन के लिए उन्हें रखा जाएगा। अब इसमें एक और चीज है मिशन नालंदा और तक्षशिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिशन नालंदा और तक्षशिला फॉर कैटलाइजिंग द न्यू इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। मिशन नालंदा क्या है? मिशन नालंदा ये सुनिश्चित करेगा कि समान क्षेत्रीय वितरण के साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कार्य करेंगे। मिशन तक्षशिला की अगर बात करें तो भारत के हर जिले में कम से कम एक गुणवत्ता वाला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का प्रयास करेगा। कई जिले ऐसे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन या फिर जिसे हम लिबरल एजुकेशन का इसका ऑब्जेक्टिव है मूव टुवर्ड्स अ कल्पनाशील और व्यापक लिबरल शिक्षा की ओर बढ़ना जो सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए एक बुनियाद का काम करे और साथ ही इसमें चुने गए विषयों की गहनता भी शामिल हो। लिबरल एजुकेशन का अर्थ क्या है? लिबरल एजुकेशन का अर्थ है कि हम विभिन्न कला क्षेत्रों को अधिक व्यापक नजरिए से देखें, जिसमें साइंसेज और मैथ्स को भी कला के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत की जो प्राचीन पुस्तकें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाण भट्ट की कादम्बरी पुस्तक, उसमें 64 कलाओं की विस्तार से व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि सही मायने में शिक्षित व्यक्ति वही है जो 64 कलाओं में निपुण हो। तो लिबरल एजुकेशन की थॉट 21st सेंचुरी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिबरल एजुकेशन से हमारे दिमाग की दोनों साइड्स, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, जिसको कि हम क्रिएटिव और एनालिटिक कहते हैं, वो बराबर विकसित होते हैं। अब यहाँ यह भी पूछ सकते हो आप कि मुझे फालतू चीजों को क्या सीखना जिनका मेरे करियर या एम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है। पर इसका जवाब है लिबरल एजुकेशन ह्यूमन बीइंग्स में जीवन को देखने और समझने के विभिन्न नजरियों का विकास करती है और लॉजिकल एटीट्यूड भी डेवलप करती है, जिससे वह अपने और दूसरों के जीवन की जटिलताओं को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके लिए डिग्री प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर और लेंथ होगी उसको भी रीएडजस्ट किया गया है और इसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 या 4 साल की होगी, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट ईयर अगर कोई डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसने 1 साल कंप्लीट करने के बाद उसे छोड़ना पड़ रहा है, तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के बाद कोई छोड़ रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो डिप्लोमा, और 3 साल के बाद डिग्री
और 4 साल की अगर कोई डिग्री कंप्लीट करता है तो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री। इसमें 4th ईयर में जनरली हमने रिसर्च को रखा है। इसके बाद हम बात करें एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जिसको कि ABC कहा गया है, जिसमें हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो डिजिटली स्टोर होंगे, जो कि डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो भी स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज करेंगे तो उन्हें कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे और वो क्रेडिट्स उनके डिजिटली स्टोर होंगे। और 4 साल के डिग्री कोर्स करने वालों के लिए मास्टर्स 1 साल की होगी और एमफिल को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी जिसे MERU यानी कि M फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी, E फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू के नाम से जाना जाएगा, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के गोल्स को अचीव करेगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिसर्च पर फोकस करेंगी, जिनमें स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स, सेंटर्स इन फ्रंटियर एरिया ऑफ रिसर्च, इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट और सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव है एंश्योर जॉयफुल, रिगरस एंड रिस्पॉन्सिव करिकुलम, engaging and effective pedagogy and caring support to optimize learning and the overall development of students। यानी कि छात्रों के सीखने के श्रेष्ठ माहौल और उनकी सहायता, आनंदपूर्ण, गहन और जरूरतों को पूरा करने वाला शिक्षाक्रम, प्रभावी और रुचिपूर्ण शिक्षण के तौर तरीके और छात्रों के चहुमुखी विकास और बेहतर सीखने में सहायता करना। अब इफेक्टिव लर्निंग के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच और एक ऐसे करिकुलम की जरूरत है जो एंगेजिंग और रेलेवेंट होने के साथ साथ डिजायर्ड आउटकम्स का भी विजन हो। असेसमेंट मेथड साइंटिफिक हो, जो लर्निंग को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करे और नॉलेज को ही टेस्ट करें। करिकुलम, पेडागोजी, स्टूडेंट सपोर्ट, क्वालिटी लर्निंग के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये सभी सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। और अभी बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं जिनकी पहले हमने बात की। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए जैसे मैक्सिमम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास ऑटोनॉमी नहीं है इनोवेशन के लिए, हमारा जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम है वो भी बहुत पुराना रहा है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी सभी स्टूडेंट्स की सफलता के लिए सीखने और मददगार माहौल को सुनिश्चित करती है, जिसमें करिकुलम, पेडागोजी और असेसमेंट की ऑटोनॉमी होगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास। सो दिस इज ऑल इन पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट्स में हम नेशनल पॉलिसी के कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, कीप लर्निंग।